अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनाब रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब, नए साल शुरू होने में चंद ही दिन बाकी हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि अब जितने रिप्ले के प्रोग्राम हैं पूरे साल का ना सिर्फ रिकैप करें बल्कि आने वाले साल के हवाले से भी आपको जो है आगाह करेंगे कौन कौन सी पाकिस्तान स्पोर्ट्स में एक्टिविटीज़ हो रही है। लेकिन आज हमारा प्रोग्राम में जो मेन मौजू रहेगा वो ये भी है कि कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक इश्तिहार जारी किया जिसमें पाकिस्तान नेशनल टीम के कोचेज़ के हवाले से जो है वो असामियाँ जो है तलब की गई हैं। तो क्या अब कोई मेजर तब्दीली होने जा रही है? इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट में मौजूदा तौर पे तो अभी कुछ नहीं और आप देख सकते हैं हाई परफॉर्मेंस कोच, तो क्या ये हेड कोच इसका मतलब है? ये क्लैरिटी हम ज़रा अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे। इसके साथ साथ दीगर कुछ असामियाँ भी हैं जिनके इश्तिहार जारी किए गए। साथ साथ पाकिस्तान के लिए 2021 कैसे रहा, 2022 कैसे रहा, इस पर बात करेंगे। बड़े स्पेशल गेस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंकर मिर्ज़ा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम अब्दुल गफ्फार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इकबाल भाई, पाकिस्तान क्रिकेट के रंग ही निराले हैं, जैसे आप ये बड़ा जुमला इस्तेमाल करते हैं, आज मैंने आपके सामने कर लिया कि मिसबाउल हक और वक़ार यूनुस जब 2-3 महीने पहले कोच थे तो आपने भी सोचा था कि जब साल के आखिर में हम ईयर रिकैप कर रहे होंगे तो ना सिर्फ ये दोनों कोचेज़ नहीं होंगे बल्कि जो इंटरिम कोचेज़ हैं उनके हवाले से भी अब क्वेश्चन मार्क है, चूँकि कल ही एक नया इश्तिहार आ गया। तो 2022 में सर क्या बहुत सारी तब्दीलियाँ होने वाली हैं? जी अब्दुल गफ्फार, बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं क्योंकि 13 सितंबर को रमीज़ राजा ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का ओहदा संभाला है। 13 दिसंबर को उनका हनीमून पीरियड ख़त्म हो गया। अब उन्हें इक़दामात करने हैं। रमीज़ राजा लकी रहे कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही, T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में हारी। उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट में काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि जिनका किस्मत का भी बड़ा कारकर्दगी के साथ साथ, और रमीज़ राजा के आते ही आप देखें उनके आने से पहले ही जब उनका अनाउंसमेंट हुआ तो वक़ार यूनुस और मिसबाह उल हक ने जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया। उसके अलावा वसीम खान चले गए, बाबर हामिद जो है उनको सैक कर दिया गया। बहुत सारी तब्दीलियाँ इन द पाइपलाइन है। आइंदा आने वाले वक्त में क्या नदीम खान जो डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट हैं, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर हैं, क्या वो जाएंगे? जिस तरह का केओस हुआ कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल से कबल कराची में होटल से टीमों को निकाल दिया गया, तो कौन है इसका जिम्मेदार? तो बहुत सारी तब्दीलियां मुतवक्के। और कोचेस के हवाले से भी जो मेरी इत्तलात है कि रमीज़ राजा नदीम खान की कारकर्दगी से इतने मुतमईन नहीं है क्योंकि नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी वो चला रहे हैं, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट भी चला रहे हैं और उस पर भी पिचेस के हवाले से रमीज़ राजा ने बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। आगा ज़ाहिद को वापस लेकर आए। तो मैं समझता हूँ 2022 तब्दीलियों का साल होगा पाकिस्तान क्रिकेट में। और जहाँ तक अब्दुल गफ्फार आपने हेड कोच की बात की, तो अगर हेड कोच के लिए देखा जाए बज़ाहिर यही लगता है कि टिल्ट जो है रमीज़ राजा का वो सकलैन मुश्ताक की तरफ है, उनकी कारकर्दगी की जानिब है, और उनके साथ एक दो ऐसे चेहरे जो गैर मुल्की होंगे उनको रखा जाएगा। ठीक है इकबाल भी, आपने ठीक कहा। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रमीज़ राजा साहब ने की थी वहाँ वो सकलैन मुश्ताक के हवाले से बड़ी पॉजिटिव बात कर रहे थे। अब जो कल ऐड आया है और उसमें बैटिंग कोच, फील्डिंग कोच और इसी तरह पावर हिटिंग कोच भी नेशनल टीम के साथ पहली मरतबा शामिल होगा, ये है। लेकिन हाई परफॉर्मेंस कोच लिखा है। अब इसमें क्लैरिटी आपको क्या लगती है? मैंने पूछने की कोशिश की तो मुझे कोई एग्जैक्ट मेरी कन्फ्यूजन अपनी जगह बरकरार है कि हेड कोच हैं सकलैन मुश्ताक और मिसबाह भी हेड कोच थे, तो क्या हम एक नए नाम से किसी कोच को लाएंगे? आपको क्या लगता है? अभी भी आप स्क्रीन पे ये मौजूद है वो जो इश्तिहार आया, हाई परफॉर्मेंस कोच लिखा हुआ है। बिल्कुल आपने सही कहा। पहले तो उमूमन हेड कोच होता था, लेकिन हाई परफॉर्मेंस कोच का मतलब ये है कि रमीज़ राजा, चूंकि मैंने आपको पहले भी कहा, वो इंक्लाइंड है गैर मुल्की कोचेस की तरफ। तो अगर कोई भी कोच आएगा तो उसको वो बजाय हेड कोच के हाई परफॉर्मेंस कोच का ओहदा देंगे। और मुझे लग रहा है कि सकलैन मुश्ताक होंगे आपके हाई परफॉर्मेंस कोच। और उनके साथ साथ जिस तरह रमीज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, आपको याद होगा कि मैथ्यू हेडन की ख्वाहिश है कि जब ऑस्ट्रेलिया आए पाकिस्तानी टीम तो वो टीम के साथ अटैच हों। तो इस तरह से मुख्तलिफ लोगों को अटैच किया जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है सकलैन मुश्ताक की, और जैसे रमीज़ राजा ने उनकी तारीफ की कि हुब्बुल वतनी का जज्बा उन्होंने बेदार किया, खिलाड़ियों में झंडे लगाकर प्रैक्टिस हुई, तो मुझे लग रहा है कि सकलैन मुश्ताक को ये जिम्मेदारी सौंपी जाए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट का बावा आदम ही निराला है, आखिरी लम्हे पर फैसले हो जाते हैं। जिस तरह आपने अभी इश्तिहार का जिक्र किया तो उस बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो नविश्ते दीवार हम पढ़ रहे हैं वो यही है कि शायद सकलैन मुश्ताक ही पाकिस्तानी टीम के हाई परफॉर्मेंस कोच हो। आपने ठीक कहा, जो कि रमीज़ राजा साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसको ना अगर उनको मुझे लगता है कि ठीक उनको लग रहा हो तो उस जानिब भी इशारा कर देते हैं। आप मेरे ख्याल में मतलब समझ गए होंगे, तो मुस्लिम लोगों की जानिब उनके इशारे इस पर मौजूद हैं। लेकिन सकलैन मुश्ताक की तारीफ़ की तो मेरे ख्याल में मौजूदा हालात में तारीफ़ को यही समझा जा सकता है कि शायद उनकी हक में बात जारी है। अब थोड़ा बात करते हैं इकबाल भी 2021 की। इसमें कोई शक ही नहीं है कि हमने इस साल के अख्ताम बहुत अच्छा किया, स्पेशली रिजवान आज नॉमिनेट भी हो गए T20
क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए। तो आई थिंक रिजवान बाबर की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट की साख भी बहाल हुई है और हमने एक अच्छा फिनिश किया है तमाम तर मुश्किलात और अप्स एंड डाउन के बावजूद। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, फिनिश तो हमने अच्छा किया है, लेकिन हमें हकीकत से आंख नहीं बंद करनी चाहिए, क्योंकि जब इस साल ये शुरू हुआ पाकिस्तानी टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर थी, क्या पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही। जो गैर मुल्की दौरों पर पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी लम्हे फिक्रिया रही है। न्यूजीलैंड के बाद आप देखें कि साउथ अफ्रीका के दौरे में भी हम एक मैच हार गए, जिम्बाब्वे में भी एक मैच हार गए, फिर आप इंग्लैंड गए, इंग्लैंड में आप सीरीज हार गए, फिर आप वेस्ट इंडीज गए, वहां पर भी आप एक मैच हार गए और टेस्ट भी हार गए। फिर उसके बाद से हमने टेक ऑफ किया जब हमारे कोचेस तब्दील हुए, तो मैं समझता हूँ मिला जुला रहा, लेकिन आखिरी जो माह थे, चंद माह थे इस साल के, वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़े अच्छे साबित हुए। इकबाल भाई, क्या हम ये कह सकते हैं कि अब चाहे रमीज राजा ने बाद में इस चीज़ की तरफ इशारा किया था और खुद मिसबाह वकार ने भी कहा कि हालात ऐसे थे हमें छोड़ना पड़ा, आप समझते हैं अगर हम ये कहें, आपका क्या तस्वीर होगा कि मिसबाह और वकार के जाने के बाद ही पाकिस्तान टीम उस ऐसे माइंडसेट से निकली कि हमारी परफॉर्मेंस चेंज हुई, या कंडीशंस हमें सूट करती थी, या रमीज राजा बहुत लकी हैं कि जब से आए हैं टीम अच्छा कर रही है? आपके ख्याल में क्या ऐसा हुआ इन दोनों के जाने के बाद? देखें, एक तो रमीज राजा बहुत खुशकिस्मत हैं, क्योंकि आते ही उन पे एक बाउंसर हो गया। न्यूजीलैंड की टीम जो थी वो दौरा अधूरा छोड़कर चली गई, उन्होंने उसको टैकल किया। लेकिन रमीज राजा को वीडियो वाला चेयरमैन नहीं बनना कि वो हमेशा एक वीडियो जारी कर दें। वो इंटरैक्शन अभी तो उन्होंने कराची में किया है, 13 सितंबर के बाद उन्होंने आकर 22 दिसंबर को कराची में इंटरैक्शन किया। तो रमीज राजा एक तो खुशकिस्मत साबित हुए। दूसरे, मुझे लग रहा है कि वकार यूनुस और मिसबाह उल हक जब कोचिंग कर रहे थे तो खिलाड़ी थोड़े से अंडर प्रेशर थे, कप्तान बाबर आजम दबाव का शिकार थे, लेकिन सकलैन के आने के बाद उनको लगता ही है कि फ्री हैंड मिला और उन्होंने खुलकर परफॉर्मेंस दी। दूसरे, पाकिस्तान की अगर आप बात करेंगे, पाकिस्तानी टीम की जो कारकर्दगी आखिर में अच्छी रही, बैट्समैनों की कारकर्दगी खास तौर पर आप देखें कि बॉलर्स में भी अगर शाहीन आफरीदी, हसन अली, बैट्समैनों में आप देखें बाबर आजम, रिजवान, इन्होंने फ्रंट से लीड किया। तो मैं समझता हूँ मिला जुला है। यकीनन मिसबाह और वकार के दौर में इतनी कामयाबियां नहीं हुई जो गुज़िश्ता चंद माह में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को मिली। अच्छी खबर ये है जाते जाते साल में कि कल तो खैर इकबाल भी आपने भी देखा होगा कि जो आईसीसी ने कल टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अनाउंस किए, उसमें बॉलर शामिल कर लिए ऐसे काइल जेमिसन जिनकी सिर्फ 27 विकेटें 5 मैचेस में, हसन और शाहीन 40+ विकेटों के साथ मौजूद थे। तो ये आपको याद होगा डेके ऑफ द जो अवार्ड्स थे आईसीसी के, तब भी बड़ी कंप्लेंट सामने आई थी, सईद अजमल नज़रअंदाज हुए थे, शाहिद आफरीदी। तो ये कल जो डिसीजन था, आप भी हैरान हुए, काइल जेमिसन सिर्फ 5 मैचेस पर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो गए, हसन और शाहीन को आईसीसी ने लिफ्ट ही नहीं कराई। देखिए, एक तो हमारे आईसीसी के साथ ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं है रहे गुज़िश्ता चंद बरस में आप देखें, और फिर आईसीसी जो है वो इंडिया डोमिनेट करता है भारत, तो उसकी एक बुनियादी वजह ये भी। दूसरे, अगर आप काइल जेमिसन की बात कर रहे हैं, ठीक है, शाहीन आफरीदी को नॉमिनेट होना चाहिए। शायद उनको इस वजह से काइल जेमिसन को नॉमिनेट किया कि जो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था अगेंस्ट इंडिया एस साउथहैम्पटन, उसमें उनकी कारकर्दगी बड़ी जबरदस्त रही और उन्होंने अपनी टीम को आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप जितवाने में रोल प्ले किया। लेकिन शाहीन आफरीदी का अगर हम कंपैरिजन करें, 47 विकेटें 9 मैचेस में, वो ये बाज़ लोगों की ये ओपिनियन है, जो ज्यूरी जिसने किया कि शाहीन आफरीदी ने कमज़ोर टीमों के खिलाफ विकेटें हासिल की, अपने होम ग्राउंड पर ज़्यादातर उन्होंने विकेटें हासिल की या फिर बांग्लादेश के खिलाफ हासिल की इधर उधर, तो उस लिहाज से वो अगर उसका कंपैरिजन कर रहे हैं लग यही रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में नॉमिनेशन में तो होना चाहिए था शाहीन आफरीदी को, बेशक उन्हें अवार्ड ना मिलता, बट ही डिजर्व टू बी नॉमिनेटेड इन द आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। चलिए, अच्छी खबर यह है कि रिजवान आज नॉमिनेट हो गए, और मैं देख रहा था कि जो बटलर हैं और उनके साथ जो दूसरे एक प्लेयर हैं, उनके मिला के मिचेल मार्श हैं, उनके मिला के भी 1300 रन नहीं बन रहे जो कि रिजवान ने अकेले इस साल कर दिए। तो व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय रिजवान। और आप समझते हैं कि अगर T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर उनको मिलता है तो ये कोई हैरानगी की बात नहीं होगी? बिल्कुल, 1329 या 1326 रन है इस साल रिजवान के T20 में, और जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस रही है हर मुल्क में रही है। आप देखें, चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, T20 वर्ल्ड कप, तो उनकी गैर मामूली कारकर्दगी रही है। और मुझे लग रहा है जिस तरह के बाकी जो उनके साथ टीम कॉम्पिटिटर्स हैं, तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि इंशाल्लाह मोहम्मद रिजवान जो है वो आईसीसी के T20, क्योंकि इसी साल से शुरू किया, इससे पहले आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड नहीं देता था, तो मुझे लगता है कि रिजवान अब नई तारीख रकम करेंगे और यकीनन ये पाकिस्तान के लिए भी और रिजवान के लिए भी बड़े फख्र की बात होगी। सर, लास्ट ईयर जब मुझे याद है इन्हीं डेट्स में जब हुए थे आईसीसी डेकेड ऑफ द अवार्ड, तो उसके बाद पीसीबी के अवार्ड्स भी आ गए थे, लेकिन इस पे तक
उसकी जो है वो हमें कुछ बात सुनाई नहीं। ये 2021 में पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से तो हमने मिर्ज़ा इकबाल बेग से बात की, लेकिन इकबाल भाई अगर हम देखें तो ओलंपिक के अंदर मेडल नहीं जीत पाए लेकिन कुछ होप्स मिली। इसी तरह हैदर अली ने जाके पैरा ओलंपिक्स में जो है पाकिस्तान के लिए पहला मेडल जीता। लेकिन हॉकी की बात कर लें, फुटबॉल की बात कर लें, बड़ी खामोशी रही। फुटबॉल की तो सस्पेंशन है। सो बाकी खेलों की तरफ आपका क्या ख्याल है? ओलंपिक्स में जाके थोड़ी सी हमें होप दिखाई थी, लेकिन ओवरऑल कंडीशन वही मोर और लेस सेम ही है। देखिए अब्दुल गफ्फार, एक ज़माना था 1994 में पाकिस्तान 4 चीज़ों का आलमी चैंपियन था, क्रिकेट, हॉकी, स्नूकर और स्क्वाश। और अब हम कहाँ खड़े हैं कि हम सिर्फ एक चैंपियंस ट्रॉफी जीते 18 जून 2017 को, उसके बाद से कोई मेजर इवेंट नहीं जीते। आप हॉकी की टीम को देख लें, पाकिस्तान की हॉकी 18वें नंबर पर है। वो टीम जिसने डोमिनेट किया 3 ओलंपिक गेम्स, 4 वर्ल्ड कप, 3 चैंपियंस ट्रॉफी, मुतादिद एशिया कप, इतने बड़े बड़े इवेंट जीते, वो हॉकी टीम कहाँ खड़ी है। अब आप देखें कि गुज़िश्ता 12 मैचेस में से हम 11 मैचेस रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ हारे, वरना एक ज़माना था पाकिस्तान और भारत का स्कोर इवन होता था। हॉकी के अलावा अगर आप देखें कि ओलंपिक्स की आपने बात की, तो जो 2 एथलीट हमारे गए वो अपनी ज़ाती कोशिशों की वजह से, उनको कोई सपोर्ट नहीं था। और उसकी बुनियादी वजह एक तो पैरेलल एसोसिएशंस पाकिस्तान में बन गई हैं। हर आदमी ने पैरेलल एसोसिएशन बना दी है, जॉय ट्रिप के चक्कर में लगे रहते हैं। और आप देखेंगे कि जब से 18वीं तरमीम के जरिए वफाकी वजारत खेल को ख़त्म किया गया है और सूबों में वजारत खेल कायम हुई है और बैनुल सूबाई राब्ते के अंडर उनको दे दिया गया है, तो वफाकी वजीर बराए बैनुल सूबाई राब्ता फहमीदा मिर्ज़ा बड़ी अच्छी सियासतदान है, पहली खातून कौमी असम्बली की स्पीकर भी रही, लेकिन वो इस तरीके से इन चीज़ों को नहीं समझती और जो उन्हें जो है हिदायत दे देता है, जो उनको बता देता है, वो उसको उसकी लाइन टोक करती हैं। तो ये भी बदकिस्मती है। फिर आप देखें कि स्नूकर में हमने कुछ थोड़ा बहुत बेहतर किया, लेकिन दीगर खेलों में, फुटबॉल की आपने बात की कि फुटबॉल हाउस पर कब्जा, वो कब्जा नहीं खत्म होगा। नेशनल वो जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी का क़याम, और बहुत सारे उसमें सियासतदान भी मुलव्वस हैं। आमिर डोगर जो चीफ विप हैं पीटीआई के, वो उस ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं कि जिसने कब्जा किया हुआ है फुटबॉल हाउस पर लाहौर में। तो इस तरह से अगर सियासतदान अंदर आ जाएंगे और जिस तरह खेलों में लोगों के लिए ये अट्रैक्शन है कि कम से कम चले गैर मुल्की दौरों पर ही चले जाएंगे इस बहाने, तो उससे पाकिस्तान जो स्पोर्ट्स है वो बिल्कुल तनज़्ज़ुली की तरफ गामज़न है। इस पर तवज्जो देनी होगी। हम बारहा कह चुके हैं कि एक ऐसा वज़ीर आज़म दुनिया की तारीख में आज तक कोई क्रिकेटर वजीर आजम नहीं आया। इमरान खान के दौर में हम तवक्को कर रहे थे कि खेल बेहतर होंगे। उन्होंने अभी कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत स्पोर्ट्स प्रोग्राम शुरू किया। 4 अरब रुपए कहाँ है, वो नजर ही नहीं आते। सिर्फ सर मेरा आपसे सवाल यही है कतई कलामी, और मैं अभी आपके बाद इनाम भट्ट साहब को भी लाइन पे ले रहा हूँ, इंशाल्लाह कल बाकी एथलीट्स को भी, कि सर हमने नीरज चोपड़ा को देखा कि वो अमेरिका में ट्रेनिंग कर रहे हैं, ऑलरेडी ओलंपिक मेडलिस्ट हैं। हमारे जो बच्चे हैं उनको आके थोड़े बहुत चेक मिल गए, तस्वीरें खिंच गई। अब आप ठीक है, कामयाब जवान प्रोग्राम जैसे प्रोग्राम पे हमें एतराज़ नहीं होना चाहिए, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है, लेकिन क्या हमारी सेम ठीक है? क्या हम ओलंपिक मेडल या जो मेडलिस्ट की होप्स हैं हम उनकी तरफ कुछ कर रहे हैं? हमने कोई रियलिस्टिक अप्रोच रखी हुई है? लेकिन 4 अरब रुपए जो अब्दुल गफ्फार खर्च कर रहे हैं, उस्मान डार साहब उनके इंचार्ज हैं, उनका खेलों से कोई इतना गहरा ताल्लुक नहीं। उन्हें चाहिए था पाकिस्तान के तमाम लेजेंड्स को, चाहे वो क्रिकेट, हॉकी, स्क्वाश, स्नूकर, सबको इन्वॉल्व करते। आपने तकरीब देखी होगी, इफ्तिताई तकरीब के कौन लोग उसमें आए हुए थे, वो उन्हीं की टाइगर फोर्स के जवान थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको ऑन बोर्ड लेकर चलना चाहिए। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जिस तरीके से खेलों की बर्बादी और तबाही, अगर मैं ये अल्फाज इस्तेमाल करूं तो बेजा ना होगा, हुई है। वरना पाकिस्तान कितना ज़बरदस्त था खेलों के मैदान पर। इवन हम फुटबॉल में भी यहाँ पर सैफ गेम्स जीते और बहुत सारी चैंपियनशिप जीते। तो हमारे लिए लम्हे फिक्रिया इनाम भट्ट जैसे लोग जो इंफरादी खेल में परफॉर्म करते हैं, वो पाकिस्तान का परचम बुलंद कर रहे हैं। बॉक्सर मोहम्मद वसीम इंफरादी खेल में बगैर किसी सरपरस्ती के पाकिस्तान का परचम बुलंद कर रहे हैं, और स्नूकर के खिलाड़ी भी बगैर ज्यादा सरपरस्ती के पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। तो ये काम तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का है कि वो प्रमोट करे। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन पर एतराज करते हैं लोग कि वो एक पोस्ट ऑफिस बनी हुई है, एंट्रीज भेज देती है, वहां जमहूरियत नहीं है। बहुत सारी चीजें जिनको सोचना पड़ेगा वजीर आजम इमरान खान को, क्योंकि वो एक स्पोर्ट्समैन वजीर आजम है और क्रिकेट की वजह से वो इस सियासत में आए और क्रिकेट की वजह से ही वो लोगों में मकबूल हुए और वजीर आजम पाकिस्तान बने। सर आखिरी सवाल थोड़ा पॉजिटिव नोट भी है, लेकिन साथ एक कंसर्न भी है कि 2022 में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ ने आने के लिए कहा तो ज़रूर है, लेकिन चूंकि इंग्लैंड न्यूजीलैंड का जो एक वाक़या हुआ उसके बाद आई थिंक बेजाना होगा कि कोई लोग अगर सेफ साइड ये कह रहे हैं कि जब तक भाई आ ना जाएँ तो हमें थोड़ा सा मोहतात रहना होगा, हमें कोशिश जारी रखनी है। इकबाल भाई 2022 एक बहुत बड़ा साल हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, अगर ये वादे पूरे हो जाएँ। अगर
बिल्कुल आपने अगर कहा, क्योंकि उमूमन देखें आप, जो टीमें आई, जो न्यूजीलैंड की टीम वापस चली गई वो भी उनकी बी टीम थी, और इसके अलावा साउथ अफ्रीका की भी जो टीम आई, कुछ उनके ऐसे प्लेयर्स आए जो T20 में वापस चले गए, T20 के लिए नहीं खेले। तो हमारे यहाँ जो टीमें आ रही हैं वो बी टीमें आ रही हैं, और रमीज राजा ने इस पर अपने तहफुजात का भी इजहार किया था। लोग भी कह रहे हैं कि अगर इंग्लैंड आती है, ऑस्ट्रेलिया आती है, न्यूजीलैंड आती है, तो वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ लेकर आए, लेकिन उनके खिलाड़ी बहाना करेंगे, सिक्योरिटी रीजंस। आखिर कब तक ये बहाने चलते रहेंगे? हमें इसके हवाले से एक मजबूत जो है वो हिकमत अमली इख्तियार करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल भी आपके तज्जिए के लिए, और इंशाल्लाह नए साल में भी आपको मदू करते रहे। इनाम बट हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे जानेंगे कि क्या चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तानी एथलीट्स को फेस हैं और जिनको 2022 में एड्रेस करना चाहिए। प्रोग्राम के आखिरी 2 हिस्सों में बात करेंगे कैसे हमारे हीरो से, जिन्होंने गुज़िश्ता कई सालों की तरह 2021 में भी अच्छी कारकर्दगी दिखाई, 2022 में भी मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो मज़ीद अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। रेसलर इनाम बट जो कि कॉमनवेल्थ के अंदर अनगिनत मुकाबलों में पाकिस्तान के लिए मेडल जीत चुके हैं, और इस साल भी 2000 एशियन ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड में गोल्ड मेडल उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, उसके बाद फिर गोल्ड मेडल जीता 2021 वर्ल्ड बीच सीरीज़ और रेसलिंग मुकाबलों में। इनाम बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ऑब्वियसली ओलंपिक्स मुकाबलों के हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन आप पहले तो बताइएगा 2021 आपके लिए साल कैसा रहा? पाकिस्तान स्पोर्ट्स के लिए क्या मसाइल थे जो फेस किए? कुछ ब्राइट स्पॉट भी हैं, जैसे कि ओलंपिक में कारकर्दगी अच्छी हुई, लेकिन खिलाड़ियों के मसाइल क्या कम हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू गफार भाई, आपने मुझे शो पे लिया। जी बिल्कुल, 2021 में देखें आप, सबसे पहले तो हमें कोविड का सामना करना पड़ा, और 2020 तो हमारा कोविड की वजह से बिल्कुल खत्म हो गया। 2021 में भी काफी सारे इवेंट जो हैं डिस्टर्ब हुए, लेकिन इसके बावजूद बहुत थोड़ी सी तैयारी थी, बहुत मतलब हमारे पास वसाइल उस तरह नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह रेसलिंग में स्पेशली पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अगर आप बात करते हैं इसकी जेवलिन की, तो जेवलिन में अरशद ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और वेट लिफ्टिंग में भी बहुत अच्छी कारकर्दगी नजर आई। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर अपनी बात करता हूं तो मैंने जो ओलंपिक क्वालिफाई राउंड है उसमें मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, उसके बाद मैंने वर्ल्ड बीच के लिए ट्रेनिंग की, और 2 इवेंट मैंने खेले हैं, दोनों में मैंने गोल्ड मेडल जीते हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह एक रिकॉर्ड बन गया पाकिस्तान के लिए। तो ओवरऑल मैं इसको बड़ा अच्छा समझता हूँ, बहुत अच्छा साल रहा, क्योंकि हमें बहुत सारी होप हुई। इस दफा ये वाहिद ओलंपिक है जब हमें इस चीज की होप हुई कि हम ओलंपिक में भी मेडल जीत सकते हैं। जैसे हमारे तलहा ने पार्टिसिपेट किया, जैसा खेला, जैसे अरशद नदीम खेला, तो पहले तो पाकिस्तान में एक कंसेप्ट पाया जाता था कि ओलंपिक बहुत दूर है, लेकिन इन दोनों की परफॉर्मेंस से, और उसके बाद जिस तरह हमारा हैदर अली ने गोल्ड मेडल जीता पैरा ओलंपिक में, उसके बाद मेरे 2 वर्ल्ड के मेडल आ गए, तो अब ये टाइम है कि हम पाकिस्तानियों की उम्मीद बन गई है। अब हम चाहते हैं कि हम ओलंपिक में मेडल जीतें, और डेफिनेटली अगर हम ठीक तरह से प्लानिंग करें तो ये दिन दूर रही कि हम ओलंपिक में भी मेडल जीते, और आने वाले जो इवेंट है उनमें भी हम बहुत अच्छा परफॉर्म करें। इनाम, जो आपने बात की ना, इसमें सबसे अहम चीज़ थी प्लानिंग अगर करें तो। अब मैं देख रहा हूँ कि नीरज चोपड़ा की खबरें हम पढ़ रहे हैं भारत में कि वो ट्रेनिंग करने जा चुके हैं। हमारे यहाँ एथलीट्स अभी पाकिस्तान में मौजूद हैं। खुद आपके मुतालिक अगर मैं पूछूं इनाम, आपके लिए 2022 में क्या चैलेंजेस हैं, कौन से कंपटीशन आ रहे हैं, और क्या वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो आप लोगों को चाहिए? क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने देखा कि जिन भारतीय खिलाड़ियों से, जैसे कि अगर हम बात करें अरशद नदीम की, तो नीरज चोपड़ा, उनकी ट्रेनिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तो हमें क्या बेहतर करना है इनाम, जो जिसकी वजह से फिर हम उस मेडल की तरफ भी बढ़े आगे? देखिए गफार भाई, सबसे जो जरूरी चीज है वो ये है कि हमने जो एलीट पूल बनाया हुआ है, जिसकी बातें हो रही हैं, हमने उसको एक्टिव करना है। अगर देखें आप ओलंपिक की बात करते हैं तो फिर हमें फॉलो करना पड़ेगा नीरज चोपड़ा को, फिर हमें हर उस बंदे को फॉलो करना पड़ेगा जो एक आइकन है, जो ओलंपिक मेडलिस्ट है। तो उसके लिए ओलंपिक के लिए तो जरूरी होता है कि आप 4 साल से 4 साल की प्रैक्टिस करती हैं, लेकिन आप इस ओलंपिक को ये देखिए कि सबसे पहले हमें ये सोचने की जरूरत है, हमें ये नहीं सोचना कि ओलंपिक अभी तो गुजरे हैं तो बड़ा सारा टाइम पड़ा है। अनफॉर्चुनेटली हमें ये देखना है कि 2020 की जगह 2021 में ओलंपिक हुए और 2021 मुकम्मल खत्म हो गया, और जो ओलंपिक का क्वालिफाई राउंड है वो 2023 से शुरू है। तो अभी हमारे पास 4 साल का अरसा नहीं है, सिर्फ हमारे पास 1.5 साल का अरसा रह गया है, और अभी से हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है, अभी से हमें अपने खिलाड़ियों को एक्टिव करने की जरूरत है, अभी से कैंप की जरूरत है। आप ये देखें कि अगर अब हम ट्रेनिंग नहीं शुरू करेंगे तो फिर हम कब करेंगे? कॉमनवेल्थ गेम्स की बैटन हमारे हाथ में है, और एक अल्टीमेटम स्टार्ट हो गया है जो कि सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ का है, तो जिसमें हमने सबसे पहले जुलाई में कॉमनवेल्थ गेम्स खेलनी है, अगस्त में हमारे एशियन गेम्स हैं, उसके बाद सितंबर या अक्टूबर में आप ये देखें कि वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स आ रही हैं।
तो ये वो तमाम इवेंट हैं जिनमें हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको बहुत सारे मेडल्स हैं और बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल इवेंट है। तो इनकी तैयारी करने के लिए सबसे जरूरी जो चीज है वो ये है कि अभी से हमारे जनवरी 2022 से हमारे नेशनल लेवल के कैंप स्टार्ट हो जाने चाहिए, जिनमें हमारे खिलाड़ी 2 माह के लिए जो पाकिस्तान में अवेलेबल चीजें हैं उन पर फोकस करें, उनको उनकी फिजिकल फिटनेस बेहतर की जानी चाहिए और उनको अच्छी से ट्रेनिंग पाकिस्तान में करवानी चाहिए। और उसके बाद जो अगले 4 माह वो इंटरनेशनल ट्रेनिंग के चाहिए। गफ्फार भाई, अगर हम इंटरनेशनल ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो आप मेडल्स भूल जाइए, फिर आपको इक्का दुक्का बच्चा नजर आएगा जो अपने घर से कर रहा है, जैसे तलहा तालिब नजर आएगा, जैसे इनाम भट्ट नजर आएगा, जो मतलब बहुत ज्यादा अपनी एफर्ट कर रहे हैं। लेकिन इनाम, जैसे आपने अगले साल के कैलेंडर बताया, मुझे अपनी बताइएगा कि जो आपकी पार्टिसिपेशन है इन गेम्स में वो कहाँ कहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और दूसरा अभी एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें तो कोई सहूलियात, कोई प्लानिंग की गई है कि इस तरह की चीज़ जो आप सोच रहे हैं वो हो जाए? ये सिर्फ आप समझ रहे हैं कि आपकी उम्मीद है? देखिए जी, इंशाल्लाह ये जो जितनी गेम्स आ रही हैं, मैं इंशाल्लाह इन तमाम गेम में पाकिस्तान को पार्टिसिपेट करूंगा। पाकिस्तान की तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं, पूरी ट्रेनिंग कर रहा हूं, अपने वेट को मेंटेन किया। एशियन गेम्स, वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स और उसके बाद बीच रेसलिंग के मेरे 4 से 5 इवेंट आ रहे हैं। और इस साल जो बीच रेसलिंग हो रही है वो वर्ल्ड बीच गेम्स के क्वालिफाई राउंड है जो कि 2023 में होना है। तो इसलिए तकरीबन 6 से 7 इंटरनेशनल मुकाबले आ रहे हैं जिनमें मैंने पार्टिसिपेट करनी है। अपनी मदद आपके तहत ट्रेनिंग जारी है मेरी। 2021 में मुझे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से बीच रेसलिंग के मुकाबलों में काफी सपोर्ट मिली। मेरे वीजा को लेके जो इश्यूज थे उनको हल किया गया, मुझे उसमें जो है ना काफी मदद मिली। और अभी जो है ना मेरी बात हुई है डीजी साहब जो है हमारे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के, उनसे भी मेरी बात हुई है और मैंने उनको यही रिक्वेस्ट किया और वो भी बहुत चाह रहे हैं कि हम जल्द से जल्द जो है वो कैंप को शुरू करें। तो जितनी जल्दी हमारा नेशनल लेवल का कैंप स्टार्ट होगा तमाम गेम्स का जिनमें हमें मेडल नजर आ रहे हैं, हमारी वेट लिफ्टिंग में मेडल है, हमारी स्क्वैश में मेडल है, हमारी रेसलिंग में, हमारी बॉक्सिंग में मेडल है, तो जल्द अज जल्द इसका कैंप शुरू होना चाहिए। तो मेरी रेसलिंग के हवाले से डी साहब से बात हुई है, उन्होंने बहुत यकीन दहानी कराई है कि वो इंशाल्लाह जनवरी से हमारा जो है वो कैंप लगा रहे हैं। तो मैं बहुत होपफुल हूँ कि हमारा रेसलिंग बहुत अच्छा स्कोप है। मोहम्मद बिलाल हमारे पास है, अनायतुल्लाह रेसलर है, जमान अनवर वर्ल्ड ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, मैं खुद इंशाल्लाह टीम का हिस्सा हूँ। तो ये 4-5 लड़के अगर यकम जनवरी से हमारा कैंप लगे, 2 से 3 माह हमारा और 3 माह इंटरनेशनल ट्रेनिंग हो तो इंशाल्लाह मेडल टेबल पर होंगे। इनाम भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के लिए बड़े मेडल्स जीते हुए हैं और इंशाल्लाह 2022 में भी इनसे बहुत सारे मेडल्स की उम्मीद है। लेकिन ज़रूर हम ये साथ साथ बताएं कि इनाम भट्ट की 2021 में जो कारकर्दगी थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन 2020 में जो मुकाबले नहीं हुए और फिर 2021 में जो उनके कुछ इवेंट मिस हुए उसकी वजह से जो है वो उनको ओलंपिक के लिए जो है वो क्वालिफाई करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। क्या इस बार कर पाएंगे? इनाम से बात करेंगे। साथ साथ अगर 2021 के हवाले से हम बात करें तो तलहा अरशद, इसी तरह अरशद नदीम और फिर हैदर अली जो है वो बड़े टॉप आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर्स रहे और हम उनसे ज़रूर बात करेंगे आने वाले दिनों में। इन्वाइट किए इंशाल्लाह हैदर अली कल हमें ज्वाइन करेंगे। और इसके साथ साथ जो है वो कायदारम ट्रॉफी का फाइनल जनाब चल रहा है जिसके अंदर KPK की टीम और जो है वो इससे क्लियर फेवरेट है कि नॉर्दर्न की टीम बड़ा अच्छा जो है वो ताक़ुब कर रही है। तो ये जनाब एक क्रिकेट अपडेट थी। इनाम भट्ट हमारे साथ दोबारा मौजूद है। इनाम बड़े अच्छे हमने मोमेंट्स अभी आपके दोबारा रिवाइव किए, लोगों को दिखाए जब आपने जीता था। अब एक सवाल लोगों के ज़हन में बहुत है इनाम, वो ये है कि 2024 के जो पेरिस ओलंपिक्स हैं उसके लिए आपका पाथवे क्या होगा? लास्ट टाइम आपको मुझे याद है जब आपसे बात कर रहे थे आपने कहा था कुछ इवेंट्स आप नहीं खेल पाए थे जिसकी वजह से ओलंपिक के लिए क्वालिफिकेशन प्रॉब्लम हुआ। तो 2024 के लिए उम्मीदें कितनी रोशन है? लोग उम्मीद रखें कि इंशाल्लाह इनाम पार्टिसिपेशन करेंगे? देखिए गफ्फार भाई, जो मेरे एंड पे है मैं अपनी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं अपनी एफर्ट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अब फैसिलिटीज मिलेंगी, मुझे अब इंटरनेशनल लेवल पे खिलाया जाएगा, मेरी रिप्रेजेंटेशन करवाई जाएगी, तो देन ही मैं वहाँ पर परफॉर्म करूंगा। अगर मुझे मतलब बजट नहीं मिलेगा, अगर हम उस इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो मैं कैसे पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? आप देखें लास्ट टाइम जो वर्ल्ड चैंपियनशिप थी वहां पर मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सका फाइनेंस की वजह से। और अगर एक बंदा एक इवेंट ही नहीं खेल पाएगा तो वो उसके लिए तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैंने जो बात की अभी लास्ट टाइम मेरी पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन से बात हुई है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से बात हुई है, तो वो बिल्कुल चाह रहे हैं कि वो इंशाल्लाह हमें सपोर्ट करेंगे और जितने भी इवेंट जो जरूरी हैं वो हमें खिलाए जाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है ना
मैं पूरा उम्मीद हूँ कि मैं अपनी पूरी एफर्ट कर रहा हूँ और इंशाल्लाह मैं जरूर खेलूंगा और पाकिस्तान के लिए मेडल जीतूंगा। चलिए नाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बेस्ट ऑफ लक आपके लिए 2022 के लिए। अल्लाह करे कि पाकिस्तान के लिए और आपके लिए मज़ीद का साल हो, मैडल मिले। लेकिन जैसे इनाम ने कहा कि सहूलियात मिलेंगी, फैसिलिटीज़ होंगी और प्लान किया जाएगा जैसे भारत करता है, जैसे दुनिया के दूसरे मुल्क कर रहे हैं, तो फिर ही मेडल का हसूल मुमकिन होगा। इनफरादी कारकर्दगी या इनफरादी मेहनत हर दफ़ा काफ़ी नहीं होती। पुराना रिप्ले देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।